अमेरिका पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दक्षिण अमेरिका। ये कलरफुल मैप दिया हुआ है जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि कौन सी कंट्री है वो कहाँ है। इसमें 13 कंट्रीज इसमें आपको दिखाई दे रही होंगी। आप एक बार इसको देखो। है ना? अब हम शुरू करते हैं पर्वत से, और इसमें जो मेन पर्वत है वो है एंडीज। इसको अब हम एक एक फैक्ट इसके देखते हुए चलेंगे। कुछ चीजें लिंक करनी है, जैसे दक्षिण अमेरिका की जब बात आएगी ना तो ए का बड़ा रोल है। ए का रोल कैसे है? ए से बनेगा एंडीज। फिर इसका जो हाईएस्ट पीक है वो भी ए से ही स्टार्ट होगा। कौन सा है? एकांकागुआ। इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है? एकांकागुआ। ये जो एकांकागुआ सर्वोच्च शिखर है कौन से देश में है? अर्जेंटीना। इसमें है अर्जेंटीना। अगर हमारे सिलेबस में रिवर्स और लेक्स भी होती तो हम ए से ये भी देखते कि एंजिल जो जलप्रपात है वो भी कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है, लेकिन अर्जेंटीना में नहीं है ना, वेनेजुएला में है। ठीक है, तो एंडीज का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अकांकागुआ। और कहां पर है ये? अर्जेंटीना में। संभावना है कि एकांकागुआ दे तो वो सामने अर्जेंटीना ही दे, क्योंकि इतना कॉमन है कि ये सबको याद रहता ही है, तो अब देश का नाम मिलने की संभावना ज्यादा है। ये है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि रॉकी जो पर्वत है विश्व की दूसरी सबसे लंबी श्रृंखला है। तो अगर एंडी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है तो ये है लगभग 7000 किलोमीटर। इसमें जो भी हम हाइट लिखेंगे या फिर लेंथ लिखेंगे वो लगभग में याद करेंगे, जो एग्जैक्ट है वो बहुत कम याद करेंगे। 7000 किलोमीटर के लगभग। ऐसे ही रॉकी दूसरी सबसे हाईएस्ट है, तो रॉकी की कितनी है? लगभग रॉकी की लंबाई है लगभग 4800 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर कौन सी आती है? तीसरे नंबर पर आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है ये? ऑस्ट्रेलिया में है ना? ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है वहां पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ये कितनी लंबी है? ये लगभग 3500 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, चौथे नंबर पर ट्रांस एंटार्क्टिका रेंज। ये भी लगभग 3500 किलोमीटर के आसपास है, बट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से थोड़ी सी कम है। दोनों ही लगभग 3500 में है, थोड़ा बहुत कुछ 10, 20, 50 किलोमीटर का ही डिफरेंस होगा। तो हमने 4 देखी। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत, दूसरी सबसे लंबी रॉकी पर्वत, तीसरी सबसे लंबी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और चौथी ट्रांस एंटार्क्टिका रेंज। ठीक है, ये हो गई। बाकी की 10 तक देखेंगे, मोटा मोटी देख लेंगे, वो आगे जब जब आती जाएंगी तब हम देखते जाएंगे, है ना। अब ये देखते हैं कि जो एंडी पर्वत है ये कितने देशों में है? 7 देशों में फैला है। एंडीज पर्वत कितने देशों में फैला हुआ है? 7 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से हैं? कौन कौन से देश हैं? वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली। अब हम इनको याद करने की कोशिश करते हैं।
7 देश। ठीक है, 7 देश कौन कौन से हैं? मुश्किल है ना, थोड़ा सा याद भी होता है, लेकिन हम कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। अल्फाबेट्स लिखने हैं बस, A B C D नहीं लिखना है, सीधा E पर आ जाना है ना? क्या करना है? A B C D, D नहीं लिखना है, E पे आना है सीधा, और फिर हम इधर लिख देंगे PVC। PVC होता है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, PVC पाइप्स भी बनते हैं इसके। तो A से बनेगा अर्जेंटीना, A से क्या बनेगा? अर्जेंटीना। B से बोलिविया। देखो, दो चीजें याद रखना, बोलिविया है लैंडलॉक्ड कंट्री है, PSI में नहीं पूछा जाएगा, बट आप याद रख सकते हो। यहाँ पे ब्राजील नहीं हो सकता। आपने मैप देखा ना पिछला, कि जो एंडीज पर्वत है वो तो यहां से ऐसे है ना? ब्राजील तो काफी पूर्व में रह गया, तो यहाँ पर बी से हमें याद करना है बोलिविया। सी से चिली, स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है। ई से इक्वाडर, ये चारों याद हो गई। ए से अर्जेंटीना, बी से बोलिविया, सी से चिली, ई से इक्वाडर। पी से है पेरू, वी से है वेनेजुएला, और सी से है कोलंबिया। पी से पेरू, वी से वेनेजुएला, और सी से कोलंबिया। आई थिंक आप सभी को याद हो गई होंगी। एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, 7000 किलोमीटर लंबी है, 7 देशों में फैली हुई है, उनके नाम हमने देख लिए हैं। इसका हाईएस्ट पीक एकांकागुआ है। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है कि वर्ल्ड का जो हाईएस्ट वोल्केनो है, हाईएस्ट वोल्केनो, इसको हम बोलेंगे सर्वोच्च या सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी। सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, और इसका नाम है ऑजिस डेल स्लाडो। ऑजिस डेल स्लाडो, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब कुछ पठार दिए हुए हैं, इनके नाम हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमसे बेसिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अब डिटेल में मैं नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर आप RS प्री का अगर ये क्लास चल रही होती है RS प्री की, तो फिर मुझे लगता कि क्या पता इनमें से जब 5 मार्कर क्वेश्चन देगा तो उनमें 2 या 3 पठार के नाम पूछ ले, तो फिर मैं थोड़ा आपको करवाती भी अलग से। लेकिन अभी हमें सिर्फ नाम देखने हैं, क्योंकि मैच करवाना ही पूछेगा, या फिर पूछेगा कि कौन सा पेयर है वो सही है। पहला है गुयाना हाईलैंड। कौन सा है? गुयाना हाईलैंड। गुयाना उच्च भूमि। लोकेशन देखनी है, गुयाना का पूरा एरिया तो आ ही जाएगा। अब गुयाना तो पूछेगा नहीं, तो आपसे पूछेगा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका भी कौन सा भाग है? उत्तर वाला भाग है, उत्तर में भी मध्य वाला भाग है। ठीक है, यहाँ पर सोना और हीरा, वैसे तो बॉक्साइट भी मिलता है, बट इनके जो भंडार हैं वो काफी मिलते हैं। फिर हम देखते हैं एल्टीप्लानो पठार। एल्टीप्लानो पठार, इसके ऊपर आप स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एल्टीप्लानो के नाम से हम मैक्सिकन एल्टीप्लानो भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर केवल एल्टीप्लानो नाम दिया है, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? बोलिविया पठार की। इसकी बात कर रहे हैं, बोलिविया पठार की बात कर रहे हैं। अब बोलिविया पठार है वो बोलिविया में ही है, तो यहाँ पर बोलिविया के नाम से क्वेश्चन कम बनता है। अगर वो बोलिविया पठार नाम देगा तो मैच करवाने में फिर क्या देता है? दक्षिण अमेरिका देता है। अगर एल्टीप्लानो लिखा
तो फिर हो सकता है कि आपको बोलिविया है वो ऑप्शन में मिल जाए। तो इसके आप स्टार लगा सकते हैं। इसको अच्छे से याद रखना है कि एल्टीप्लानो है वो बोलिविया में है, या फिर इसको हम बोलिविया पठार के नाम से भी जानते हैं, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, फिर अगला है ग्रैंड चाको पठार। नाम ही याद रखना है, एरिया देख लो, एरिया कौन सा है, ये वाला बोलिविया के आसपास वाला है, ब्राजील का कुछ हिस्सा भी है, ठीक है, उरुग्वे भी है। अब यहाँ पे इसको सिर्फ चाको भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। देन ब्राजीलियन हाईलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ा भी है ये। ब्राजील उच्च भूमि, ब्राजील उच्च भूमि, जो ब्राजील कंट्री है उसका लगभग आधा हिस्सा है वो इस पठार से बना हुआ है। यानी कि जो पूरी ऐसे मान लो ये कंट्री है तो इसका आधा हिस्सा तो क्या है, ब्राजील उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और ये जो ब्राजीलियन उच्च भूमि है इसी का एक छोटा सा और पठार भी है, माटो ग्रोसो। कौन सा है, माटो ग्रोसो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्राजील हाईलैंड पे इतने क्वेश्चन नहीं पूछता जितना माटो ग्रोसो से पूछता है। माटो ग्रोसो वैसे तो ब्राजील में है, लेकिन मैच करवाना आएगा तब हमें दक्षिण अमेरिका भी मिल सकता है। ये किसका हिस्सा है, ब्राजील उच्च भूमि का ही हिस्सा है। ऐसे ही ब्राजील उच्च भूमि के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो पठारी भाग है उसको हम बोरबोरेमा पठार के नाम से जानते हैं, बोरबोरेमा पठार। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ये अजीबो गरीब नाम क्यों बता रहे हो हमें, इतना तो आता ही नहीं है एग्जाम में। लेकिन आरपीएससी क्या करती है कि जो 4 नाम हैं उनमें से 3 तो ऐसे दे देगी जो आपको आते हैं, एक ऐसा दे देगी जो आपको नहीं आता, और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो मुझे आते हैं वो सही से आते हैं या नहीं आते हैं, है ना। तो इसलिए हमें इस तरह के 1-2 नाम तो पढ़ लेने चाहिए, जैसे हमने कैरिजो मैदान पढ़ा, लैरामी मैदान पढ़ा, ठीक है। तो बोरबोरेमा का जो पठार है वो कहाँ पर है, ब्राजील के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अभी 2025 में एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि तासिली का जो पठार है वो कहाँ पर है, तो वो अफ्रीका मैच करवाना था उसका। हालांकि बाकी 3 ऑप्शन से क्वेश्चन हो रहा था, लेकिन थोड़ा हमें डर ना लगे, हम हड़बड़ाहट में उस क्वेश्चन को छोड़ ना दे, इसलिए हमें एक दो तो साथ साथ देख लेने चाहिए। फिर है पेटागोनियन प्लेट्यू या पेटागोनिया का पठार। पेटागोनिया पठार, ये जो पठार है मुख्य रूप से ये अर्जेंटीना में है, इसके साथ साथ कुछ हिस्सा चिली का भी लगता है, चिली का पूर्वी भाग है वहां पर भी फैला हुआ है ये पेटागोनिया का पठार। तो इसको भी आपको याद रखना है। हालांकि डिटेल में हम पेटागोनिया को जब डेजर्ट के रूप में पढ़ेंगे, मैदान के रूप में पढ़ेंगे, तब देख लेंगे। अब नेक्स्ट है मैदान। अगला भाग है हमारा मैदान। मैदान में सबसे पहले ये तो गुआना हाईलैंड, ये तो पठारी भाग है। सबसे पहले हम देखेंगे अमेजन जो रिवर है उसके बेसिन। पहला हम देखेंगे अमेजन नदी बेसिन मैदान। अमेजन नदी का जो बेसिन है उसके जो मैदान है उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक चीज तो हम देखते हैं, यहाँ पे वर्षा काफी होती है, इक्वेटर के पास है ये, वर्षा काफी होती है, इसलिए कौन से वन मिलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। कौन से वन मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं। इन वनों को क्या कहते हैं हम,
इन वनों को कहते हैं सेल्वास। क्या कहते हैं इन वनों को? सेल्वास वन कहते हैं। ऐसे ही हमारे भारत में 16 वन हैं, ऐसे लिखेंगे 16, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे सेल्वास वन कहते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को, ऐसे ही भारत में, भारत का जो दक्षिणी भाग है, वेस्टर्न घाट का दक्षिणी भाग, जैसे कर्नाटक वाला रीजन है, वहां पर टेम्परेट फॉरेस्ट है। टेम्परेट फॉरेस्ट यानी कि समशीतोष्ण वन है, उनको क्या कहते हैं? 16 वन कहते हैं। तो सेल्वास और 16 दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सेल्वास वन है, अमेजन नदी बेसिन के वन है, और 16 है ये भारत में है। सेल्वास है ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय है, 16 जो वन है टेम्परेट यानी समशीतोष्ण वन है। थोड़ा और देख लेते हैं हम इसके बारे में। ठीक है, तो ये जो वर्षा वन है, वर्षा वन, इनकी इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। कैसे इंपॉर्टेंस है? आरएस में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो वर्षा वन है या अमेजन बेसिन के जो वन है, फॉरेस्ट है, वो कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। अब देखो, पौधों में एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आरपीएससी मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी से पूछती है, या आरबीएससी से पूछती है, या फिर एनआईओएस से पूछती है। कई बार एज इट इज लाइन हमें मिल जाती है। जैसे अभी ये क्वेश्चन पूछा था प्रकाश संश्लेषण वाला, ये 12th क्लास की बायोलॉजी की जो इकोलॉजी वाला चैप्टर है, एनवायरमेंट वाला, उसमें से पूछा था। एज इट इज लाइन दी हुई थी, कोई भी कोमा भी चेंज नहीं था, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, इसमें पौधे क्या करते हैं, हालांकि साइंस का टॉपिक है ये, पौधे अपनी जड़ों से मिनरल्स लेते हैं, यानी खनिज लेते हैं, पानी लेते हैं, हमारा जो वातावरण है उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और फिर अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये जो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया में भोजन तो बनता ही है, यानी ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनने के साथ साथ ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। इसका उत्पादन होता है, ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। अब ये जो ऑक्सीजन का उत्पादन है वही तो हम लेते हैं, तभी तो कहते हैं कि पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि पेड़ों को बहुत ज्यादा मात्रा में हम काटेंगे तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज कर रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कौन करेगा? यूटिलाइज नहीं होगी तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, और ऑक्सीजन की अमाउंट है वो कम हो जाएगी, है ना। तो फिर ऐसी स्थिति में अब देखो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, मान लेते हैं जैसे माना कि मूलधन 100 रुपए, वैसे ही मान लेते हैं कि पूरे विश्व में 100 टन ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से उत्सर्जित होती है। कितने टन? 100 टन। तो इसमें से 20 टन ऑक्सीजन केवल अमेजन फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। अगर मान लें पूरे विश्व में प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन की 100 टन उत्सर्जन होता है, तो उसमें से 20% या 20 टन जो है ऑक्सीजन वो केवल अमेजन वन प्रोड्यूस करते हैं, है ना। इसका मतलब ये हमें क्या देता है? बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े। क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ। अब आप देखेंगे कि अपने अपने आसपास के एरिया में आप सर्च आउट करना कि आपके एरिया में, आपके एरिया के लंग्स का काम है वो कौन सी जगह करती है ना। तो ये हो गया हमारा अमेजन मैदान, है ना। फिर देखते हैं हम
एल्टीप्लानो, एल्टीप्लानो पठार भी है, पठार होने के साथ साथ एल्टीप्लानो के नाम से ही मैदान भी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर है ग्रांड चाको, पठार भी है और इस पठारी भाग में जो मैदानी एरिया है वो मैदान भी है। फिर है पंपास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पंपास और लानोस हम कर लेते हैं। पंपास ये बना है पंपा वर्ड से, किससे बना है? पंपा वर्ड से बना है, और पंपा का अर्थ होता है मैदान। पंपा का अर्थ क्या होता है? मैदान होता है ना? तो ये जो पंपास घास के मैदान है, घास के मैदान है यहाँ पे, पंपास घास के मैदान, कैसे मैदान है ये? टेम्परेट मैदान है भाई, टेम्परेट, टेम्परेट ग्रासलैंड। हिंदी में हम इसको बोल देंगे समशीतोष्ण, समशीतोष्ण घास के मैदान। देखो, दो तरह के घास के मैदान होते हैं, नया पेज ले लेते हैं। एक होते हैं ट्रॉपिकल घास के मैदान और एक होते हैं टेम्परेट। इनको उष्णकटिबंधीय कह देंगे और इनको समशीतोष्ण। जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उनको हम एक वर्ड से याद कर सकते हैं, जो वर्ड है सकल, क, क और ल। स से हमारा बनेगा सवाना, कैसे कंबोज या कंबोज भी लिख सकते हैं, है ना? ले से लानोस या लानोज भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये तीनों के तीनों क्या है? ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। सवाना है, ये अफ्रीका में मिलता है, सवाना घास के मैदान। कंबोज है ब्राजील में, और लानोस है वो वेनेजुएला में है, ठीक है? वेनेजुएला या तो आपको ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा, अगर वेनेजुएला नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या ऑप्शन मिलेगा? कोलंबिया आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएगा। एक मिनट आप होल्ड रखो क्लास को। वेट कीजिए प्लीज। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? अब यहाँ पे समशीतोष्ण घास के मैदान जैसे पंपास, जैसे प्रेयरी, जैसे वेल्ड, वेल्ड में भी हाई वेल्ड हम बोल सकते हैं, ठीक है? डाउन्स बोल सकते हैं। ऐसे ही हंगरी में पुस्ताज बोल सकते हैं, ठीक है? ये हम बाद में देखेंगे, हालांकि हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट फिर भी मैदानों में हम इन चीजों को देख लेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं पंपास की, जो समशीतोष्ण घास के मैदान है। वापस इसी पर आते हैं, समशीतोष्ण घास के मैदान है पंपास। कहाँ पर है ये?
अर्जेंटीना में है। अब यहाँ पर ये जो घास के मैदान है, यहाँ पे एक घास मिलती है अल्फा अल्फा घास, इसको हम लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे अल्फा अल्फा घास। ये जो अल्फा अल्फा घास है ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है, बहुत ज्यादा पोषण देने वाली होती है, इसलिए यहाँ पर पशुपालन है वो काफी अच्छा होता है। क्या होता है? पशुपालन काफी अच्छा होता है। कहाँ पर? अर्जेंटीना में। इसीलिए आपने देखा होगा कि अर्जेंटीना है वो मांस उद्योग के लिए या फिर डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए बहुत जाना जाता है। अब जैसे ये पशुपालन के लिए जो फार्म होते हैं, बड़े बड़े फार्म होते हैं ना जहां मवेशियों को चराया जाता है, उन जगहों को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एस्टेंसिया। क्या बोलेंगे इनको? इन फार्म्स को एस्टेंसिया बोलेंगे। और यहाँ पर इन एस्टेंसिया में मवेशियों को चराने वाले जो लोग हैं उनको क्या कहेंगे? गोचो कहेंगे। क्या कहेंगे? गोचो। ऐसे ही प्रेरी जो घास के मैदान है उत्तरी अमेरिका में, वहां पर जो फार्म होते हैं, या मैं लिख देती हूं प्रेरी। प्रेरी जो घास के मैदान होते हैं उनमें जो फार्म होते हैं उनको रेंच बोलते हैं। रेंचे भी लिखा हुआ मिल सकता है, रेंच। और जो पशु चराने वाले लोग होते हैं उनको काउ बॉयज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउ बॉयज बोलते हैं। अब यहाँ पे पशुपालन अच्छा हो रहा है, शीतोष्ण समशीतोष्ण घास के मैदान है, तो यहाँ पर अंगूर की खेती भी काफी होती है। अंगूर की खेती क्या बोलते हैं? अंगूर की खेती को विटिकल्चर बोलते हैं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये। क्या बोलते हैं? अंगूर की खेती को विटिकल्चर बोलते हैं। और अर्जेंटीना में एक शहर है मेंडोजा। कौन सा शहर है? मेंडोजा शहर है। अगर यहाँ पे अंगूर का उत्पादन हो रहा है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे शराब का उत्पादन भी होगा। तो अर्जेंटीना का मेंडोजा जो शहर है वो शराब उत्पादन के लिए काफी फेमस है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेटागोनियन मैदान। पेटागोनिया जो पठार है वहीं पे पेटागोनिया के मैदान भी हैं। आई होप मैंने सारे, अच्छा लानोस रहता है। लानोस, लानोस भी कैसा है? ट्रॉपिकल घास के मैदान है, यानी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। वेनेजुएला में है। वेनेजुएला के साथ साथ कभी कभी कोलंबिया भी लिखा हुआ मिल सकता है। ऐसे लोहे की लकीर नहीं खींच देनी है कि मैं तो वेनेजुएला ही करूंगा आंसर। कोलंबिया भी दिया है तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। ज्योग्राफी में ऐसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर कंसीडर किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैदान के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पठार, सॉरी मरुस्थल। अगला टॉपिक है हमारा मरुस्थल। अब देखो मरुस्थल कौन कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो है अटाकामा मरुस्थल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? मेनली चिली में है। कहाँ पर है? चिली में है। कैसा है? गर्म मरुस्थल है, बहुत ज्यादा गर्म है। और दक्षिण अमेरिका का जो ड्राइएस्ट प्लेस है ना, सबसे सूखा या सबसे गर्म स्थल है वो है अरिका। वो भी इसी डेजर्ट में है, चिली में ही है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। कई बार अटाकामा के साथ साथ बोलिविया और पेरू का भी कुछ हिस्सा कंसीडर हम कर लेते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगला है सेचुरा डेजर्ट। कहाँ पर है सेचुरा? पेरू में है। कैसा है? गर्म मरुस्थल है। ठीक है, सेचुरा कैसा है? गर्म मरुस्थल है। फिर है एल्टीप्लानो डेजर्ट। एल्टीप्लानो हमने पठार पढ़ा, कहाँ पर पढ़ा था हमने? बोलिविया में। तो ये भी कहाँ होगा? बोलिविया में। लेकिन ये कैसा मरुस्थल है? ये ठंडा मरुस्थल है। कैसा है एल्टीप्लानो? ठंडा मरुस्थल है। फिर हम देखते हैं
मोंटे रेगिस्तान, मोंटे रेगिस्तान है ये अर्जेंटीना और चिली में है और ये गर्म भी है। वहीं पेटागोनिया का जो डेजर्ट है ये कैसा है, ठंडा मरुस्थल है। ये कहां पर है, अर्जेंटीना में है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों ही अर्जेंटीना में है, एक ठंडा एक गर्म, हो सकता है ना, अपने यहाँ पर भी तो है। हमारे यहाँ थार जो मरुस्थल है वो गर्म है, वहीं गोबी मरुस्थल लद्दाख जो मरुस्थल है वो कैसा है, वो ठंडा है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि पेटागोनिया है ये पूर्वी तट पर है, मोंटे है ये अर्जेंटीना के पश्चिमी भाग में है ना। तो मोंटे है ये गर्म रेगिस्तान है, सॉरी क्लास ज्यादा बोरिंग तो नहीं हो रही ना। अब हम देखते हैं, हो गए सारे और रहते हैं अभी। फिर है पूना डेजर्ट। पूना जो डेजर्ट है ये भी कैसा है, ठंडा है। कहां पर है, बोलिविया में है। अब एक चीज याद रखना, पी से पूना और पी से ही पेटागोनिया, और दोनों के दोनों क्या हैं, कोल्ड यानी ठंडे मरुस्थल हैं। इसके साथ ही एल्टीप्लानो भी ठंडा मरुस्थल है। एक है काटिंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अच्छा नया पेज ही ले लेते हैं। काटिंगा मरुस्थल और एक है काटंगा, काटंगा का पठार। ठीक है, ये जो काटिंगा है ये कहां पर है, ब्राजील में। कहां पर है ये, ब्राजील में है। और ये कहां पर है, DR कोंगो में। क्योंकि वहां पर हमें ये लिखा हुआ नहीं मिलता है कि कौन सा पठार है या कौन सा मरुस्थल है। एक तरफ हमें नाम दिए हुए होते हैं, दूसरी तरफ या तो हमें महाद्वीप का नाम दिया हुआ होता है या फिर देश का नाम दिया हुआ होता है। एक तो यहाँ पर स्पेलिंग का इश्यू है, ठीक है। दूसरा, इसको शाबा या शहाबा पठार भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो ये कहां पर है, ब्राजील में है। ये भी कैसा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है, ठीक है। अब कुछ उद्योग हैं दक्षिण अमेरिका के उद्योग। यहाँ पर कुछ जगहों के नाम लिखे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका से अभी तक आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है खानों पे। मतलब लौह एश के उद्योग हो या किसी भी तरह के उद्योग हो, उद्योग पे जब क्वेश्चन पूछता है मोस्टली या तो USA से पूछता है या फिर ब्रिटेन से पूछता है या जर्मनी से पूछता है और कभी कभी चाइना से भी पूछ लेता है, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जापान। और आजकल है ना, जैसे एक होता है ना दिमाग में कोई चीज बैठ जाती है कि फिर वही वही होगी, तो ऐसे आजकल RPSC के दिमाग में जापान ज्यादा बैठा हुआ है ना। जापान और USA इन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इटाबिरा खान है ये, ब्राजील में है। लोह और इस्पात के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ पे इसी से संबंधित उद्योग होंगे। फिर इसके बाद अमापा खान है, ये मैग्नीज की खान है। तो मैग्नीज से संबंधित उद्योग कहाँ पर होंगे, ब्राजील के अमापा में। ऐसे ही गुयाना और सूरीनाम, यहाँ पर बॉक्साइट मिलता है। वेनेजुएला में ऑयल मिलता है, तो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो वेनेजुएला में काफी होंगी। अलग से हम क्षेत्र भी पढ़ेंगे। फिर पेरू में चांदी, चिली में चुकीका माता जो खान है सबसे बड़ी तांबे की खान है। जैसे ची हुआ मरुस्थल में जो सिल्वर माइंस है, हाँ सिल्वर माइंस है, वैसे ही चिली के चुकीका माता में कौन सी माइंस है, तांबे की, ठीक है। साओ पाउलो
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे पूछा जा सकता है ना। कहाँ पर है ये? ब्राजील में है। कहाँ पर है? ब्राजील में है। और यहाँ से कॉफी जो है उसका एक्सपोर्ट होता है। तो साओ पाउलो जो है इसको कॉफी पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। पोर्ट ये सॉरी तटीय सिटी है, कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। कॉफी या फिर कहुआ बंदरगाह हम बोल सकते हैं, कहुआ पतन बोल सकते हैं। यहाँ पर जो कॉफी के फार्म होते हैं उनको फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फेजेंडा। फेजेंडा कहाँ पर कहते हैं? ब्राजील में। ऐसे ही कोलंबिया में क्या कहते हैं इनको? फिनका कहा जाता है। तो ये जो साओ पाउलो ब्राजील में जो जगह है वहां पे सेंटोस पोर्ट है जिसको कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको कॉफी पोर्ट याद रखना है, सेंटोस। और इलियस ये कोको के उत्पादन के लिए फेमस है। फिर है रेसिफे, ब्राजील में है, गन्ना उत्पादन होता है तो चीनी उद्योग यहाँ पर होंगे। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, यहाँ जहाज निर्माण और गेहूं के निर्यात यानी कि फूड प्रोसेसिंग से संबंधित उद्योग होंगे, खाद्य प्रसंस्करण बोल सकते हैं। बाहिया ब्लैंका अर्जेंटीना में है, मक्का और तंबाकू का निर्यात यहाँ से होता है। तो मक्का है तो अगेन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होंगे यहाँ पे। मेंडोजा अभी हमने देखा था अर्जेंटीना में अंगूर का उत्पादन होता है, तो मेंडोजा शराब के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह दक्षिण अमेरिका के कुछ उद्योगों के नाम दिए हुए हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी ब्राजील औद्योगिक क्षेत्र। इसमें वही है जो आपने देख ही लिए, मैंने थोड़ा सा सिस्टेमेटिक डाल दिया है ताकि आप और अच्छे से देखें। साओ पाउलो ब्राजील के सदर्न पार्ट में है, अटलांटिक कोस्ट के पास है बट इनलैंड है। मैंने बताया ना कि साओ पाउलो जो है यहाँ पर एक सेंटोस है, पास में ही पड़ता है, ज्यादा दूर नहीं है। तो सेंटोस जो बंदरगाह है इसको कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए काफी फेमस है। नेक्स्ट है रियो डी जेनेरियो, ये एक तटीय शहर है और रियो डी जेनेरियो वही शहर है जहां पे पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। आप पढ़ते होंगे, रियो +10 भी पढ़ा होगा, फिर आपने रियो +20 भी पढ़ा होगा, क्योंकि पीएसआई में इस पे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। देन ये जो रियो डी जेनेरियो है ये तटीय शहर होने के लिए के साथ साथ टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। ठीक है। फिर है बेलो हॉरिजोंटे, ये एक प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटी है दक्षिण अमेरिका की। कहाँ पर है? ये ब्राजील में है। ठीक है। और माइनिंग उद्योग हैं वो यहाँ पर काफी फेमस है। ठीक है। ब्राजील को दक्षिण अमेरिका का इंडस्ट्रियल पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडस्ट्रियल पावर हाउस। नेक्स्ट ला प्लाटा औद्योगिक क्षेत्र, इसमें ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना की राजधानी भी है, ये कोस्टल सिटी है और यहाँ पे मीट प्रोसेसिंग काफी ज्यादा होती है। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं। ठीक है। फिर है रोसारियो, ये आपने देखा ही था लास्ट स्लाइड में। मॉन्टेविडियो उरुग्वे की राजधानी है, यहाँ पर भी मीट प्रोसेसिंग से संबंधित उद्योग मिलते हैं। ठीक है। अर्जेंटीना और उसके आसपास मांस और जो खाद्य पदार्थ हैं उनके प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग ज्यादा मिलते हैं। फिर है एंडीज खनन औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें आपके चिली, पेरू और बोलिविया के कुछ शहर आ जाएंगे, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन वेनेजुएला ऑयल बेल्ट, यहां से हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मिस्टर ट्रम्प की वजह से ये काफी न्यूज में रहा है। तो यहाँ पर कराकस एक जगह है जो ऑयल सर्विसेज और फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। मैराकाबो रीजन जो है ये ऑयल हब सिटी है, पेट्रोलियम से संबंधित उद्योग यहाँ पर हैं। ये मैराकाबो एक झील का नाम है, कुछ लोग उसको यानी कुछ भूगोलवेता उसको झील मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ उसको बे मानते हैं यानी खाड़ी मानते हैं, कुछ झील मानते हैं। और इसको ऑयल लेक के नाम से भी जाना जाता है, तेल वाली झील के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है ये? वेनेजुएला में। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देन कल की क्लास में मैंने आपको बोला था कि हम साथ साथ सिर्फ नाम देखेंगे, रट्टा नहीं लगाएंगे, हम साथ साथ क्या देखेंगे?
जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जैव विविधता तप्त स्थल है, उनको हम साथ साथ देखते हुए चलेंगे ताकि जब ये टॉपिक आएगा तो ये हमारे लिए मुश्किल ना लगे। सबसे पहले हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका के जैव विविधता तप्त स्थल कितने हैं, 5 हैं टोटल। दक्षिण अमेरिका में कितने हैं, 5। पहला है उष्णकटिबंधीय एंडीज, या हम इसको बोल सकते हैं ट्रॉपिकल एंडीज। विश्व के सबसे समृद्ध जैव विविधता तप्त स्थलों में से है, ये सबसे ज्यादा समृद्ध है अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें। दूसरा है टुम्बेस चोको मैग्डालेना। टुम्बेस चोको मैग्डालेना इक्वाडोर और कोलंबिया वाले एरिया में है। यहाँ पे जो वर्षा वन है वो पाए जाते हैं। लास्ट में मैप भी देख लेंगे। तीसरा है अटलांटिक वन, ब्राजील का जो लगता हुआ तट है। अब एक चीज बहुत अच्छे से याद कर लो कि ब्राजील के नाम से या अमेजन वन के नाम से कोई भी तप्त स्थल नहीं है। अगर आपके ऑप्शन में आता है कि निम्न में से कौन सा जैव विविधता स्थल नहीं है और उसमें अमेजन दिया हुआ हो तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम क्या है, अटलांटिक वन है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है चौथा सेराडो। सेराडो है, ये भी कहां पर है, ये भी ब्राजील में है। और सेराडो के नाम से जैसे हम कंपोस, लानोस, स्वाना, ऐसे ये जो घास के मैदान देखते हैं उष्णकटिबंधीय, वैसे ही सेराडो एक घास के मैदान भी है जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ये भी ब्राजील में है। 4 हो गए। 5वां है चिली शीतकालीन वर्षा वाल्डिवियन। अब देखो, हो सकता है ये ट्रांसलेशन बहुत अच्छा नहीं हो, मुझे इससे बेटर मिला नहीं। चिलियन विंटर रेनफॉल वाल्डिवियन फॉरेस्ट, हो सकता है इस तरह से, जैसे विंटर को ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, है ना, रेनफॉल ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर विंटर वर्षा लिख दे, या शीतकालीन वर्षा भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो यहाँ पे वाल्डिवियन वर्ड है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो 5 हो गए दक्षिण अमेरिका के। यहाँ पे मैप में देख लेते हैं। टुम्बेस चोको मैग्डालेना, सेराडो, ट्रॉपिकल एंडीज, चिलियन विंटर रेनफॉल वाल्डिवियन फॉरेस्ट और एटलांटिक फॉरेस्ट। हो गए 5 के 5। अब हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के, जो कि लास्ट क्लास में हम देख नहीं पाए थे। नॉर्थ अमेरिका में टोटल 4 जैव विविधता तप्त स्थल हैं। पहला है कैलिफोर्निया वानस्पतिक प्रांत। वानस्पतिक की बजाय फ्लोरिस्टिक वर्ड ज्यादा अच्छा है, ऐसे लिख लेंगे, फ्लोरिस्टिक, है ना, फ्लोरिस्टिक प्रांत। तो कैलिफोर्निया सॉरी, कैलिफोर्निया फॉरेस्टिक प्रांत या प्रोविंस। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने योग्य ये है कि यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु। दूसरा है मैड्रियन पाइन ओक वुडलैंड। मैड्रियन पाइन, पाइन को चीड़ भी बोलते हैं, तो चीड़ भी लिखा हुआ मिल सकता है, ओक वुडलैंड। ये मैक्सिको और दक्षिण पश्चिमी अमेरिका के भाग में मिलते हैं। ठीक है, इसका चीड़ और पाइन के वन ज्यादा होने की वजह से ही नाम पड़ा है। तीसरा है मेसो अमेरिका। दोनों अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उसके बीच में जो बीच वाला पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, उसमें 2 तप्त स्थल हैं। एक तो है मेसो अमेरिका, जो दक्षिणी मैक्सिको से लेकर पनामा तक फैला हुआ है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका कैरेबियन द्वीप समूह, जो आइलैंड पार्ट है। अब हम इसमें इस मैप में देखेंगे कि ये वाला जो भाग है मैक्सिको से और पनामा तक का, ये जो येलो पार्ट दिख रहा है ये पनामा है, और यहाँ ऊपर जो येलो, नॉर्थ में जो येलो दिख रहा है ये मैक्सिको है। इसके बीच में जैसे बेलीज है, ग्वाटेमाला है,
एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका। ये जो एरो लगाकर देश दिखाए हुए हैं, इन देशों में यहाँ पर जो जैव विविधता तप स्थल है उसका नाम क्या है? मेसो अमेरिका। कैरेबियन द्वीप समूह में ये वाली कंट्रीज आ जाएंगी, छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज जो हैं, जैसे बहामास हो गया, क्यूबा है, जमैका है, हैटी है, प्यूर्टोरिको है, ये सारे किस में आ जाएंगे? कैरेबियन द्वीप समूह में आ जाएंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एक फोटो है। इसमें सारे के सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, बट आरपीएससी जब क्वेश्चन पूछती है तो मोस्ट ऑफ इसी फोटो में से नाम है वो पिक करती है। तो अगर आप 36 के 36 नाम याद नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट इस फोटो में जो नाम दिए हुए हैं 10-12 वो जरूर कर लें। ठीक है, एक बार ये मैप में दोबारा देख लेंगे नॉर्थ अमेरिका के। कैलिफोर्नियन फ्लोरिस्टिक प्रोविंस, मैड्रियन पाइन ओक ये वाला एरिया, मिसो अमेरिका ये वाला, और कैरेबियन आइलैंड ये वाला एरिया। ठीक है, अब लास्ट में 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे वो क्वेश्चंस हो रहे हैं क्या जो आरपीएससी बार बार पूछ रही है। देखो ये इस बार वाला पीएसआई का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमने सारे कॉन्टिनेंट किए नहीं है इसलिए सारे पॉइंट्स अभी नहीं मिलेंगे, लेकिन हमने मैकिनले पढ़ लिया है। मैकिनले कहाँ पर है? यूएसए का हाईएस्ट पीक है अलास्का में, है ना, अलास्का रेंज में। पोपोकटपिटल ये अभी हमने देखा मैक्सिको का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। माउंट कुक जो है वो न्यूजीलैंड में है, कोशेस्को ऑस्ट्रेलिया में है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित बंदरगाहों में से कौन सा कैरेबियन गल्फ सामुद्रिक मार्ग पर स्थित नहीं है। हालांकि अभी हमने जो जलमार्ग है हमारे वो पढ़े नहीं है, बट फिर भी अगर हमने औद्योगिक क्षेत्र भी ढंग से किए हैं तो भी ये क्वेश्चन हो सकता है। जैसे स्पैरो पॉइंट कहाँ पर है? स्पैरो पॉइंट मैरीलैंड में है, एक कोस्टल राज्य है यूएसए का। न्यू ऑर्लियंस, न्यू ऑर्लियंस कहाँ पर है? ये लुइसियाना में है। फिर से बता रही हूँ, करेक्ट कर लेना, एलन टाउन है वो पेंसिल्वानिया में है। पहली क्लास में मैंने गलती से लुइसियाना बोल दिया था। तो न्यू ऑर्लियंस कहाँ है? लुइसियाना में है। मॉरिसविले कहाँ है? मॉरिसविले नॉर्थ कैरोलिना में है। ये सारे के सारे कहाँ से इनकी बाउंड्री लगती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको से बाउंड्री लगती है। जबकि अगर हम पोर्ट सईद की बात करें इसका मतलब हम सवेज नहर के आसपास की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो वही वाली बात हो गई ना, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, ऐसे एकदम से जगह ही बदल गई है। तो आंसर क्या आ जाएगा? पोर्ट सईद आ जाएगा, है ना। फिर पर्वतों के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ देश दिए हुए हैं। पिनाइन अभी हमने पढ़ा नहीं है जो कि इंग्लैंड में है, और दक्षिणी अल्प्स न्यूजीलैंड में हम बाद में पढ़ेंगे। बट हमने एप्लेशियन पढ़ लिया है। एप्लेशियन कहाँ पर है? यूएसए के पूर्वी तट पर है। यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ब्राजील दिया हुआ है। ब्राजील कहाँ पढ़ा हमने? दक्षिण अमेरिका में पढ़ा। तो ये ऑप्शन क्रॉस करते ही 2 ऑप्शन कट हो जाते हैं और आंसर बचेगा ए एंड बी, दक्षिणी अल्प्स न्यूजीलैंड में और पिनाइन इंग्लैंड में। निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है? ये हम यूरोप पढ़ेंगे तब इसको देख लेंगे क्वेश्चन को। बर्मिंघम प्रसिद्ध है, कितनी बार बता दिया मैंने। जो बर्मिंघम अल्बामा में है उसको दक्षिण का पिट्सबर्ग बोलते हैं, जबकि हैमिल्टन कनाडा में है उसको कनाडा का बर्मिंघम बोलते हैं। बर्मिंघम किसके लिए जाना जाता है? लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ स्लाइड्स थी जो हमने पीवाईक्यूज भी देख लिए हैं। अब आपको आई थिंक यकीन हो गया होगा कि जो हम पढ़ते जा रहे हैं कुछ वैसे से ही क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन ज्योग्राफी में अभी तक नहीं आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं वो भी हम कवर कर लेंगे धीरे धीरे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।